हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी। तो सर पद्म विभूषण अवार्ड विनर हैं, फाउंडर है हेस्को के, हिमालयन इन्वायरमेंटल साइंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के। और सर माउंटेन मैन भी हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पे मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत तुम्हारा भी धन्यवाद मित्र। और इस आपने जो बातचीत के लिए आज अपने साथ जोड़ा है, युवाओं के साथ बात करके आप स्वयं भी युवा हो जाते हैं। हाँ तो हाँ। इसलिए मेरी प्राथमिकता रहती है कि हम युवाओं को अब आज सबसे बड़े परिवर्तन का हिस्सा बनना है। इसलिए जब भी इस तरह की बात करने का मौका मिलता है युवाओं के साथ, तो मैं उसको प्राथमिकता देता हूँ। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार हूँ मैं कि आप मेरे को यहाँ पे वापस जॉइन कर रहे हैं। सर कोई भी हम किसी की चीज़ के बारे में बात करें उससे पहले आप अपने बारे में बताइए, अपने कार्य के बारे में बताइए। हम बहुत उत्सुक हैं आपके आपके बारे में जानने के लिए। देखो मित्र, मैं एक साधारण परिवार से जन्मा व्यक्ति हूँ और ये मानकर चलिए कि अ, मैं अपने जीवन की शुरुआत गांव से ही मैंने की है। और एक सामान्य परिवार, सामान्य गांव से मेरा लालन पालन, पढ़ाई लिखाई सब एक इस तरह से हुई। हुँ, हुँ। इसलिए इसमें ये कहा जा सकता है कि आप जितने गांव के परिवेश में जीते हैं और जितना आप बहुत तरह की सुविधाओं से आपको नहीं मिल पाती हैं, तो ये मान के चलिए आप उतना ही सीखते हैं, उतने ही बड़े आपके अनुभव हों। हमारा मानना है कि सुविधाएं सिखाती नहीं है ना? और असुविधाएं आपको सक्षम करती हैं। तो मैं गांव से हुआ, फिर मैंने पढ़ाई की और एमएससी बॉटनी में की। जहां से मैंने पढ़ाई की, मैं वहीं अध्यापक हो गया। और जब ये अध्यापन का काम समाप्त किया 20-22 साल, तो उसी दौरान विद्यार्थियों को लेकर के तब ये एक कल्चर नहीं होता था जिसको कि आज आपस में मिलके एनजीओ कहते हैं। वो शब्द नहीं था उस जमाने में। ये मैं 79-80, आप में से तो कई पैदा ही नहीं हुए होंगे और दूर दूर तक उसके बाद भी नहीं हुए होंगे। जी, तो लेकिन ये एक भावना थी। तो संगठन एक विद्यार्थियों के साथ मिलकर खड़ा किया गया जब पढ़ाता था। एस्को 1983 में बना। लेकिन जब गाँव में काम करते थे विद्यार्थियों के साथ, मेरे साथ जो लोग भी पीएचडी करते थे, उनको ये अनिवार्यता थी कि वे गाँव के ही परिवेश में अपना अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे। धीरे-धीरे ये संगठन बढ़ता चला गया। मैं इस संगठन के प्रति तो यही कहूँगा कि ये संगठन अ, स्वयं बना है कहीं। इसको बनाने में कोई ऐसी रणनीति नहीं थी, स्ट्रैटेजी नहीं थी कि हमें इसे इस तरह से बनाना है। परिस्थितियों ने, गाँव ने, आवश्यकताओं ने, प्राथमिकताओं ने इसको धीरे-धीरे एक शेप दिया। ओके। और आज हम हेस्को को दुनिया, देश जानता है। हुँ, हुँ। और हम कई मुद्दों पे काम करते हैं। हवा, मिट्टी, जंगल, पानी के अलावा रोजगारों पर आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, किन सब चीज़ों से जुड़ा है। इन तमाम विषयों पर हम लोग काम करते हैं। करीब हम 35 लोग हैं इस संगठन में। जंगल पे काम करते हैं, तो ज़मीन के मुद्दों पे काम करते हैं, पानी पे काम करते हैं, तो पुल भी बनाते हैं। और यूँ लबो-लबाब बड़े शब्दों में कहें, जो भी आज घर गाँव की आवश्यकता है, उस हुँ। पर काम करते हैं। अच्छा। ये हमारा एक परिचय है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपके परिचय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर अगर अगर मैं हेस्को की बात करूँ या आपके जो अध्यापक होने के अध्यापक होने की जो कहते हैं ना, जो आपके पास एक्सपीरियंस है अध्यापक होने का, और फिर अध्यापक होकर सारे अपने स्टूडेंट्स के साथ एक संगठन शुरू करने का जो बदलाव के लिए काम करना चाहता है, तो उसमें उस समय में और उस सारे अलग-अलग दौर से आपने अपनी ज़िंदगी में और क्या सीखा, और आप उस सीख को कैसे लोगों के पास और आगे युवा पीढ़ी के साथ शेयर करते हैं? इस तमाम बातों में एक ही बात सीखने में आई कि देखिए, पहले तो बात यह है कि हम सबको कुछ समझ लेना चाहिए
हम लोग जो भी जहां जहां बसा है उसकी जड़ें गांव में है। और आज भी हर बात की जड़ गांव में इसलिए है कि इस देश की पूरी इकोनॉमी और दुनिया की पूरी इकोनॉमी वो कहीं ना कहीं अंततः गांव के रिसोर्सेज से चलती है। तो तीसरी बात यह है कि हवा, मिट्टी, जंगल, पानी जिससे हम जीवित रहते हैं, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकताएं हैं, वो भी वो भी गांव से ही चलकर है। और बेहतर विज्ञान तकनीकी अगर गांव में पहुंचती है और गांव को हम मजबूत करते हैं तो तभी देश को मजबूत कहेंगे, वरना दो हिस्से में देश दिखाई देता है। एक हिस्सा हो गया शहर, दूसरा हो गया गांव। शहर और गांव को मिला के हमारा देश आज किस तरह दिखाई देता है, जैसे पोलियो का एक बीमार व्यक्ति जिसका ऊपर का शरीर बहुत मोटा ताजा दिखता है लेकिन पैर उसके बड़े पतले होते हैं। तो वही स्थिति इस देश की है। इस देश के गांव पैर की तरह हैं और शहर फूलते चले जा रहे हैं, चाहे वो पॉपुलेशन हो और चाहे दूसरी बड़ी चीजें हो। तो ये हमारी शिक्षा थी कि गांव को मजबूत करेंगे तो फिर सब मजबूत होंगे। तो यही अनुभव थे जिनको हमने हमेशा से लोगों के साथ जोड़ा। शुरुआती दौर में पहले हम अकेले आवाज उठाने वाले थे इन मुद्दों पे हम्म, कि साइंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, विज्ञान को गांव पर विकेंद्रित करना चाहिए और उसी से शायद देश मजबूत और बड़ा हो पाएगा। हम्म, हम्म, तो ये हमारी शिक्षाएं थी और ये सबकी शिक्षा होनी चाहिए। और आने वाली पीढ़ी को जो मुझे सबसे बड़ा कष्ट दिखता है कि अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड के अनुसार ये माना जा रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है, लेकिन ऐसे बीमार और कमजोर और पिज्जा चाउमीन खाने वाले युवाओं से कोई देश बनेगा, ये तो सवाल खड़ा होता ही है। सही है। फिर युवाओं का जो झुकाव शहरों के प्रति है, कई तरह के ग्लैमर के प्रति है, ये सब हम सबको सोचना होगा कि अगर शहरों में दम घुटता चला गया और गांव खाली होते चले गए तो न शहर रहेंगे ना गांव। इसलिए आगे आने आने वाली युवाओं का जो सबसे बड़ी चुनौती है कि वे समरसता पे काम करें, समानता पे काम करें। आर्थिक और पारिस्थितिकी दोनों, इकोलॉजी एंड इकोनॉमी मस्ट गो टुगेदर। और दैट्स इज वन रीजन व्हाई वी वर्क ऑन ecology inclusive economy, and when you say ecology inclusive economy, उसका साफ सा मतलब है you are rural centric, rural focus. Eventually that becomes the focus. हम्म, So this is what how we are doing. ओके, जी। ओके। जी सर। सर मैं जो आपके जहाँ जहाँ पे मैंने आपको देखा है, सुनी है, आप एक बात कहते हैं कि आज पूरी दुनिया वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल की वज़ह से या अमेरिका हो गया, उनके उनके जो विचार है उनके प्रति से जीडीपी की तरफ बढ़ गया है। पर आप कहते हैं कि हमको जीडीपी की तरफ नहीं, जीडीपी और नेचर को साथ लेके बढ़ना है। अब इसका क्या विचार है आपके इसके बारे में और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखो, इकोनॉमी का आधार, स्टेबल इकोनॉमी का आधार स्टेबल इकोलॉजी होती है। कि अगर आपके पास नदियां नहीं होंगी, जंगल नहीं होंगे, आपकी जमीन, मिट्टी बेकार हो जाएगी, तो फिर आपकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। और इसके लक्षण भी दिखते हैं। आपने देखा पूरे देश दुनिया में नदियों पर संकट बन गया है, ग्लेशियर टूटने को तैयार बैठे हैं। तो ऐसे में आप एक तरफा अगर विकास कथाकथित सोचेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं एक सीमा से आगे नहीं जा पाएगा। इसलिए कहीं जरूरी है कि हम दोनों को जोड़ के चले, क्योंकि उन करीब 1934-35 में देयर हैज बीन a growth measure called GDP, gross domestic product,
ये क्या करता है, ये बताता है कि इस साल आपने कितने कितनी ढेर सारी उद्योग खड़े किए, कितनी नौकरियां दी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, इंडस्ट्रीज बढ़ाई, एग्रीकल्चर, इन सब पर फोकस होता है। पर ये कभी भी ये नहीं बताता कि जंगल कैसे हैं इस साल, पानी कैसा है नदियों में इस साल, हवा कैसी है इस साल। आप इकोनॉमी के पीछे भागते चले जा रहे हैं और आपके 3-4 मिलियन लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि वो प्राणवायु उनकी खराब हो जाती है। आपके दुनिया में करीब 2.4 बिलियन लोगों को अच्छा पानी नहीं मिलता। अभी 99% लोग 90% लोग दुनिया में एक नए तरीके के प्राणवायु संकट से गुजर रहे हैं। अभी केमिकल फर्टिलाइजर ही हमारा पेट हो गया। हम जो भी खाते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर फेड फूड है, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां हमारे बीच में आ रही हैं। तो भाई हमने ये जो जीडीपी है इसका क्या करना, कि कल हम जब बीमार हों और जीडीपी आसमान को छू रही हो और हमारा शरीर पाताल को, तो बताइए इस आकाश और पाताल में, अगर आकाश में जीडीपी और हम पाताल में है, तो हम क्या करेंगे इस जीडीपी का। इसीलिए हमने कहा कि आपको इकोलॉजी को साथ लेके चलना है। इसलिए अगर जीडीपी एक ग्रोथ मेजर है तो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट भी पैरेलल मेजर होना चाहिए, जो ये बताए कि भाई कितने जंगल इस साल बढ़ाए, कितना पानी आपने इस साल जोड़ा, कितनी हवा को ठीक किया, कितनी मिट्टी ठीक की। इनको मिला करके हम एक वैसा ही मेजर तैयार करें जैसे जीडीपी, और हर राज्य और देश ये बताए कि अगर जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ ही थी तो इकोलॉजिकल ग्रोथ क्या थी। तो उससे क्या होगा, एक जान है जीईपी और जहान, तो आप पड़े ही हो पीछे जीडीपी के नाम पे, तो जान और जहान दोनों साथ चल सकते हैं। चल सकते हैं। तो ये हमारा मानना है। जी, जी सर, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद ये आपका आपकी नई सोच पर्सपेक्टिव यहाँ पे रखने के लिए। अम, आपने जो हम इतने सालों से जब आपने कहा कि आपने 1983 उस टाइम पे आपका होगा आपने संगठन तैयार किया और खड़ा किया और आज हम 20वीं 21वें 2021 में हैं और आज भी वही बातें जो उस समय होती थी और आज ज़्यादा होती है। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि ना बदलाव उस समय जल्दी हो पाया है, ना बढ़ पाया है, ना आज इस समय में ना बदलाव इतना जल्दी हो पा रहा है? ऐसा क्यों लगता है आपको? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि कि पर्यावरण के प्रति लोग काम करना क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि उस वक़्त भी यही बातें थी, आज भी यही बातें हैं, पर काम ना उस ज़माने में था, आज ना इस ज़माने में है। तो आप क्या क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखो दोस्त, ऐसा है कि अगर उस जमाने में नहीं सोचा होता तो हम पैदा नहीं होते, एस्को नहीं बनता। पहली बात तो ये, उस जमाने में सोचा गया, चिपको मूवमेंट आया उस समय, हाँ। और इस तरह के कई मुद्दे खड़े हुए हवा मिट्टी जंगल पानी को लेके। लेकिन ये तो तय है कि उस समय ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि आप खराब मत करो, और आज ये बताना की कोशिश की है कि तुमने खराब कर दिया, अब संभलो। हुँ। समझ रहे हैं? उस समय तक उतनी खराबियां नहीं आई थी, 1980-83 की बात। लेकिन आज, उस समय वो मुद्दा था कि खराब ना करें, संभले समझे। और आज ये है कि जब सब कुछ खराब हो रहा है, हम किसी ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं कि जहां हमारे लिए आने वाले समय में बड़े संकट होंगे। हुँ, तो हुँ। इसलिए आज का मुद्दा ये है। लेकिन दोनों ही बातों में एक बात बड़ी कॉमन थी कि हमने इनको बड़ी गंभीरता से नहीं ले रखा है, ना आज ले रखा है ना तब लिया था। क्योंकि तब इसलिए नहीं लिया था, बहुत ढेर सारा था। हुँ, हुँ। और आज इसलिए नहीं ले रहे हैं कि समझ नहीं है और हम पागल हो रखे हैं। देखो दोस्त, अब आप अपने को ही तोल के देख लो, और अपने चारों तरफ जो मुझे तुम्हारे कुछ साथी अगर सुन भी रहे होंगे, कि आपको किसने ज्यादा घेर रखा है। आपके पैकेज ने घेर रखा है कि कितने की नौकरी मिलेगी, आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, उसमें पागल है। अब क्यों चाहिए ज्यादा बड़ा पैकेज? तो क्योंकि ठाट बाट करना है, और एक बार पैकेज मिल जाएगा तो कई तरह के गैजेट्स आएंगे, फिर आएँगे। कारें आएंगी, बड़ा सा मकान बनाया जाएगा, और आप कितना एनर्जी का यूज करेंगे, कितने नेचर को कंज्यूम करेंगे। तो अब की प्रवृत्ति ये हो गई है, तो हर एक को पैकेज चाहिए। अब पैकेज गांव में तो मिलता नहीं है भाई, तो फिर उसको भी शहर जाना है।
और हमारी शिक्षा ही ऐसी हो गई है जो हमको भोगवादी सभ्यता की तरफ ले जा रही है। तो इसलिए ये समय कठिन हो चुका है कि लोग उसे समझना भी नहीं चाहते हैं, और हम एक बड़े नए तरह के संकट की तरफ घिरते चले जा रहे हैं। और जरूरी है, हमारे लिए अति जरूरी है कि हम इन सब बातों को समझें, क्योंकि अगर हमने नहीं किया तो हमारे तो दिन गुजर गए, पर आने वाले समय में जो आपके दिन आने वाले हैं वो कैसे होंगे उसकी कल्पना आप लोग को करनी चाहिए। जी सर, जी, जी, जी। हाँ, तो जी सर, बहुत बहुत सही बात रखी आपने ये कि अगर आपकी तो आपका तो हो गया और अभी हमको देखना पड़ेगा कि आगे और नहीं किया तो हमारे यहाँ पे जो लोग अभी और थोड़े समय के लिए रहने वाले उनके लिए चीज़ें कठिन अवश्य हो जाएगी। अ, तो सर अभी ये जो आज आप जैसे अभी इस मुद्दे पे आपने बहुत अभी इसी इंटरव्यू में आपने 2-3 बार बोल दिया कि लोग अपने गाँव को छोड़ रहे हैं, बाहर पैकेज के लिए जा रहे हैं। जो 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 संस्कृति और जो सभ्यता सिखाई गई थी वो बदल बदल गई है। जो जो हमें बताया जाता था कि खाना ऐसा खाना चाहिए इसमें बिना केमिकल का आता था, ये होता था। आज पैकेज से सब ज़िंदगी हो गई है, सब केमिकल वाला हो गया है। तो आप युवाओं से जो गाँव में रहते हैं, जो छोटे टाउन्स में रहते हैं और ये एक सपना देखते हैं कि हमारा भी बड़ा पैकेज हो, हमारी भी बड़ी ज़िंदगियाँ हों। तो आप उनको क्या कहेंगे कि आप उनको क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में कि अपने गाँव मत छोड़िए क्योंकि जो आपके गाँव उनसे में है। ज्यादा उनको मैं उनके लिए तो कहना ही चाहता हूँ, लेकिन उनसे ज्यादा मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ जो शहरों में रहते हैं, जो अपने गाँव गाँव को छोड़ के आ गए, कि उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि कोरोना के समय में सब घर की तरफ भाग गए थे, नौकरी वोकरी छोड़ के। और क्यों भाग गए थे? कि उन्हें लगा था गांव सबसे सुरक्षित है, गांव हमारी माँ है, गांव में हमारी खेती है, गांव में अच्छी हवा पानी मिट्टी है, इसलिए भाग गए थे। और कोरोना ने ये तो बता दिया कि नेचर किसे कहते हैं, प्रकृति किसे कहते हैं, ये तो सिखा ही दिया। तो कोरोना तो एक शुरुआती दौर है, आने वाले समय का आपको पता नहीं, क्योंकि उनको ये भी सोच लेना चाहिए कि आज दुनिया भर में जो अर्बन पॉपुलेशन है 1000 प्रति स्क्वायर किलोमीटर पे पहुंच गई है, गांव अभी 300-400 की संख्या पे है। नियम कहता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में ज्यादा ज्यादा 100-150 लोग होने चाहिए। तो जब इतनी संख्या अर्बन में भर जाएगी तो ना पानी मिलने वाला, ना हवा अच्छी मिलने वाली है, और बीमारी आएगी तो इतने 1000 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में होंगे तो बीमारी जल्दी फैलेगी एक दूसरे को, और ये बीमारियां अब आनी शुरू हो चुकी हैं और आएंगी। अभी कोरोना के बीच में स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सारे फ्लू चल रहे थे। तो ये प्रकृति भेज रही है, वो तुमको धक्का दे रही है। प्रकृति कह रही है कि भाई अपने घर गांव में जाओ, वहां सब कुछ है, खूब पैदा करो, देश को बनाओ, खुद को बनाओ। क्योंकि जब कोरोना की बीमारी लगी होगी तो भैया ना तो वो मोबाइल काम आया होगा जो कि 1 लाख रुपए का है, और ना भाई कोई वो कार वार जो खरीद रखी होगी बढ़िया तरह की, वो भी काम नहीं आई होगी। ये जो तमाम तरह की सुविधाएं थी कोई काम नहीं आई थी, सिर्फ जान बचानी थी कोरोना के टाइम पे। हुँ, और कोरोना के टाइम पर जान बचाने के एक और है कि कल कुछ और भी होगा, आने वाले समय भी होगा। इसलिए युवाओं को समझना चाहिए कि वे जो कुछ एक भीड़ में अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं, बेहतर है कि अपने खाली होते गांव में ही अपनी बेहतर जगह बनाए। और वो चाहे शहरों में रहने वाले गांव हैं या जो गांव से अब शहरों की तरफ भागने वाले हैं, वो ये सब सोच ले कि जितना आनंद हवा मिट्टी पानी बेहतर और प्रकृति के बीच में है, उतना बड़ा शायद जगह कहीं नहीं हो पाएगी। जी, जी सर, जी सर। तो ये जो प्रकृति है अवश्य इसका इसका जो रोल हमारी ज़िंदगी में है और जो जैसे वो इंसानों प्रकृति को का ही रोल हमारे जो जीवन में है, जीवन में है। जी। प्रकृति के अलावा किसी और चीज का कोई रोल नहीं है, जी सर, बहुत ये सही। समझना होगा। और ये लोगों ने ये देख भी लिया कि प्रकृति अगर कुछ करना चाहे तो सबको हिला के रख सकती है, हम सब लोगों ने कोरोना के वक़्त देख लिया है। तो आप
लोगों को क्या कहना चाहेंगे प्रकृति के प्रति और संवेदना रखने के लिए, प्रकृति को अच्छा बनाने के लिए? देखिए, आप क्या देखिए हम कहना चाहेंगे? सबको एक बात चाहिए, प्रकृति का नियम है कि कंज्यूमर मस्ट बी ए कंट्रीब्यूटर। जो जितना कंज्यूम करेगा, अब अगर आप 2 लोटे पानी में नहाते हैं और अगर आप हफ्ते भर नहीं नहाते हैं, तो भई आप आज अच्छे हैं। अब वो ज़माने चले गए कि रोज़ नहाइए सुबह और फिर ये करिए। क्योंकि जब पानी ना हो और आप झरनों से नहाते हो और आप पानी ना हो, आप 4 बाल्टी पानी से नहाते हो, तो आप ये निश्चित रूप से पुण्य नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि हमें यह भी जान लेना चाहिए कि हम प्रकृति से जो कुछ लेते हैं वो कितना वापस कर पाते हैं। अब आप देखिए, आप और मैं इतनी देर बात कर रहे हैं। इस बात करने में आप देखिए आपने कितनी सांसें ले ली, आपके पास गिनती नहीं होगी। आपके पास ये ज़रूर गिनती होगी कि मैंने कितने मिनट बात की। जी सर। आपके पास ये भी गिनती होगी, हमने पानी पिया नहीं पिया। लेकिन इसकी गिनती नहीं है कि कितनी सांसें आपने ली। और इनमें से आपको मैं एक ही राय देता हूं, जितने मुझे सुन रहे हैं, कि ज्यादा नहीं, आप इसमें से 20 सांसें छोड़ दो। मतलब 20 सांसों का मतलब ये हुआ कि आप करीब 1-2 मिनट सांस न लो, ना सीधे लो। ऊपर पहुंच जाओगे। जो चीज मुफ्त की मिलती है उसका हम सम्मान नहीं करते। निकर और प्रकृति आपको ये ही बताना चाहती है कि आपको प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति से एक सीमा से अधिक मत लीजिए और जैसे भी संभव हो, खास तौर से अब कुछ हद तक खुद ऐसी कोशिश करें कि हम कम से कम नेचर को कंज्यूम करें। और उसके लिए हम अपने कंफर्ट को हमको खत्म करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जहां साइकिल है वहां मोटरसाइकिल का क्या काम? साइकिल से चलिए। जहां साइकिल से आपका काम होता है तो आप क्यों डीजल और पेट्रोल खर्च करें? सवाल ये पैदा होता है। और आप अपने जीवन शैली जो आपने बनाई है, उसमें से आज और अभी कुछ चीज त्याग दीजिए। अब उस त्यागने में कुछ भी शामिल है जो आपकी सीमा है, तो जी। आप इस तरह से उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर आप जब जश्न और पर्व मनाते हैं, अपने जन्मदिन का हो या कोई भी आपके घर में ऐसा कार्य हो, बहुत से लोग इकट्ठे हों, तो उस समय भी देखिए कि आप कैसे ऊर्जा को बचा सकते हैं, संसाधनों को बचा सकते हैं और किस तरह से आप उस पर्व में प्रकृति को याद करते हुए प्रकृति के पक्ष में कुछ कर डालिए। यही आपका एक और कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। जी सर। हाँ, सर आपका इस चीज़ में क्या विचार है कि आज हम जो खाना खाते हैं, भले वो जो चीज़ें गाय से आती हो, वो जो चीज़ें कोई भी प्राणी से आती हो, भले ही वो हम जो भी खाते हों, सब्जियाँ हों, फल हों, आपको आपको क्या लगता है कि उसका जो योगदान प्रकृति को हानि पहुँचाने में है, जो अगर आज हम जैसे डेयरी उद्योग काम कर रहा है, अनलिमिटेड इतना ये हो गया है, उसका हर चीज़ कमर्शियलाइज़ेशन हो गई है और जो वो कर रहा है पृथ्वी के ऊपर, जो वो असर डाल रहा है पृथ्वी के ऊपर, वो बहुत-बहुत बड़ा है। तो आप क्या सोचते हैं कि खाने खाने से क्या आपका क्या विचार है इसके ऊपर कि जो योगदान जो हम खाना खा रहे हैं वो प्रकृति के प्रति दे रहा है, हम उसको कम कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक बात तो ये है कि आपको ध्यान रखना चाहिए, आप जहाँ पैदा हुए, वहाँ के अन्न को आप भोगोगे ज़्यादा अच्छा है। आप वहाँ के फलों का उपयोग करोगे वो ज़्यादा अच्छा है। ये प्रकृति इसलिए कहती है कि जहाँ आप पैदा हुए वहीं फल भी पैदा हुआ। वहीं उसी मिट्टी में वो गेहूँ पैदा हुआ, वहीं धान पैदा हुआ। उसी को उपयोग करोगे तो वो आपकी फिजियोलॉजी से मैच करेगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब-जब हमने भोजन बदला, इस तरह से कि आज फैशन बतौर आप बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड, केएफसी, इसका जो फैशन बन चुका है, चल चुका है, तो सभी को एक बात सोचनी चाहिए, ये भोजन किसका है? हमारा अपना भोजन तो है नहीं है, इस भारतीय भोजन नहीं है। और जिनका ये भोजन था, कोरोना काल में वो सब के सब लमलेट हो गए थे। इटली, स्पेन, अमेरिका, वो इसी भोजन पे थे। जब वो इनको नहीं बचा पाया वो भोजन, तो आपको मुझको क्या बचाएगा? और हम ज़्यादा बचे इसलिए कि हम भात-दाल खाने वाले लोग हैं, रोटी-सब्जी खाने वाले लोग हैं।
हमारे खाने में जरा सब्जी पड़ती है, जीरा पड़ता है, हल्दी पड़ती है, मिर्च पड़ती है, ये हमारे शरीर को बेहतर करता है। तो ध्यान रखिए, अन्य भोजनों पर अपनी निर्भरता खत्म करिए। हमारे अपने भोजन में जो शक्ति है, और आज हमारे देश में, दुनिया में हमारे भोजन की चर्चा है। हमारे आचार और आहार दोनों की चर्चा है। आचार के रूप में देखिए, नमस्ते हम करते हैं, सारी दुनिया ने नमस्ते करना शुरू कर दिया। आहार में भी बड़ा चर्चा है कि अरे भारतीय कौन सा भोजन खाते हैं कि उन्होंने, उनकी इम्यूनिटी मजबूत है। तो इसलिए अपने भोजन को समझिए, और अपने भोजन भाषा को समझते हुए जब हम करेंगे तो स्थायित्व तो आता है और बेहतर जीवन भी होता है। अन्य भोजनों में जब हम करते हैं तो हम ऊर्जा का ज्यादा खर्चा करते हैं, हम ज्यादा अन्य चीजें खा लेते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं, और न ही प्रकृति के लिए। जी, जी सर, जी सर। तो मैं आपको अभी यही सवाल पूछना चाहूँगा सर। आप आपके जो युवा इसको देख रहा है या सुन रहा है, उस युवा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उस युवा को आप क्या कहना चाहेंगे? हूँ, आवाज आ रही है? मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भी शिक्षा ली होगी, अच्छा है। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ा होगा, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा होगा, अच्छे जगह से शिक्षा ली होगी। इस ये शिक्षा आपको जो कुछ भी देती, सिखाती या कार्य आपसे कराती है, ये आपके जीवन के लिए, आपके परिवार को बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ये इसके लाभ है। लेकिन एक और शिक्षा है जो प्रकृति की शिक्षा है, जो आपको संयम सिखाती है, जो आपके चरित्र को बनाती है, जो आपको, जिसके बिना तो आपके लिए संभव ही नहीं है। तो प्रकृति की इस शिक्षा को भी समझें। प्रकृति से शिक्षा लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आप दोनों ही तरह की शिक्षा से अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो अभी जो हमारी शिक्षा का हिस्सा नहीं बन पा रहा है, उस शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। और वो प्रकृति की शिक्षा से, प्रकृति के विज्ञान से ही संभव हो पाए। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, धन्यवाद सर। सर अभी सिर्फ़ 2 सवाल और हैं मेरे आपसे। जब जब आपको ये पता चला कि आपको आपको जो आपके कार्य के लिए आप जो कर रहे हैं समाज के लिए, उसके लिए आपको भारत सरकार अवार्ड देने वाली है। उस वक़्त आपकी क्या फ़ीलिंग थी? आपके आप आपको आपकी आपके क्या विचार चल रहे थे उस वक़्त? और आपको जब मिला आप कैसा फ़ील कर रहे थे? दोस्त, ये बात ऐसे कही जा सकती है कि अगर आप किसी पुरस्कार के लिए कार्य करते रहते होंगे तो उसके मिलने पर बहुत खुशी होती है। जी, तो एक तो विषय ये है कि हमने पुरस्कारों के लिए नहीं, सेवा के लिए ही कार्य काम किया। किया। लेकिन ये बात तय है कि जब इस तरह के पुरस्कार होते हैं तो एक बात अच्छी लगती है कि इसका मतलब ये है कि मैं और मेरे साथी जो कार्य कर रहे हैं वो सही दिशा का है, जिसको सब लोग, जिसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तीसरी बात ये होती है कि इस तरह के पुरस्कार किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, ये पूरे संगठन के होते हैं, होते हैं। उस पूरे समाज के लिए होते हैं जिनके लिए काम करना है। तो ये एक सामूहिक कहीं न कहीं आपकी पहचान का हिस्सा होता है। तो यही मोटे-मोटे शब्द में कहूँगा कि अच्छा लगता है जब आपके काम की पहचान की जाती है। जी सर, जी सर। और एक और सवाल यही है मेरा आपसे कि आप जो अपने सर पे ये जो कपड़ा पहनते हैं और इसका इसका कारण क्या है? आप आपकी क्या विचार है इसके? आप कि क्या सोचकर आप ये पहनते हैं? हमारे देश में गरीब घर का आदमी, कोई भी वर्ग का होगा, कॉमन आदमी, जो रिक्शे वाला है, कॉबलर है, मोची है या कुली है, अक्सर इस कपड़े से जुड़ा रहता है। ये जुड़ाव है, ये हमारे देश के उस वर्ग का प्रतीक है, जो वर्ग मेहनतकश है, श्रमशील है, उनका प्रतीक है। और यही वर्ग दुनिया में दुर्भाग्य से पिछड़ा भी है। किसान का ये कपड़ा है, जिसे किसान धारण करता है, रिक्शा वाले करते हैं।
तो ये कहीं पिछड़े हैं और इन्हीं के लिए मुझे कार्य करना है, मैं और मेरे साथियों को। इसीलिए इसको सर पर बांध कर मैं हमेशा और कभी नहीं भूलना चाहता कि मैं और मेरे साथियों का ये सबसे बड़ा संकल्प है कि हमें इस वर्ग के लिए काम करना है। जी, जी, जी और सर मैं एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे। जो 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 लोग अपनी अपनी एक चीज़ में रहे हैं, वो अपनी सिर्फ़ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, खुशी से बिना किसी चीज़ की टेंशन करने के जैसे आप लोग होंगे और जो आप जैसे लोग होंगे और बहुत सारे जो लोग होंगे जो बदलाव के लिए काम करते हैं। और जो लोग सो गए हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी के अलावा किसी दूसरी चीज़ की नहीं पड़ी है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो जानवरों की तरह है, जिसको सुबह उठना है, चारा खाना है, फिर दोपहर में जुगाली करनी है, शाम को भी चारा खाना है और फिर सो जाना है। तो वरना जानवर क्या करते हैं? वो अपने तक सीमित रहते हैं। समाज में मनुष्य का मतलब ही ये है कि प्रभु ने उसको जो कुछ भी दिया, सोचने समझने की दिशा दी, जी सर। समाज को आगे बढ़ने के लिए किया। हुँ। तो मुझे लगता है कि मनुष्य धर्म है ये, जिसे हमें निभाना चाहिए। सबको जोड़कर आगे बढ़ने के लिए हम सबको मिलके काम करना चाहिए। जी सर, जी सर। सर बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने से ऐसा लगा नहीं कि हमारी उम्र में कोई फ़र्क है, ऐसा लग रहा हूँ मैं अपने कोई दोस्त से बात कर रहा हूँ जो मुझे ज़िंदगी के बारे में बता रहा है। सर उसके तो लिए तो आपने बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कर दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा बोल दिया। मैं तो युवा हो गया। जी सर, आप तो मेरे से युवा तो हैं। कई लोग जल जाएँगे अब। हाँ, जी सर, बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्त। जी, जी, बहुत धन्यवाद दिस सर इज़ यहाँ पे आने वेरी के गुड कॉम्प्लीमेंट। लिए। माय वेरी गुड, प्लेज़र सर, थैंक माय यू। प्लेज़र। थैंक यू अगेन सर।